जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। 4 जुलाई सीआरपीएफ ट्रेडमैन की परीक्षा की दूसरी और तीसरी शिफ्ट में क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए उसका एक सटीक एनालिसिस इस क्लास के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ। कल दोस्तों आवश्यक कार्य के कारण कल वह क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज इस क्लास को मैं आपको करा रहा हूँ। सारी क्लास को आप एक एक करके नोट करके रखना। 100% अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। 8 से 10 सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पूछे गए सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, ये तराइन का दूसरा युद्ध। तो आपको नोट करके रखना है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब पानीपत के युद्ध की बात करें तो 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। अगर आपसे पूछ लिया जाए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556। और किसके बीच में लड़ा गया था ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, बैरम खां तथा हेमू। कौन थे? बैरम खां तथा हेमू, इनके बीच में लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो 1761 को लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था तो आपको याद रखना है, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। इसको आप लिख लें, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। दोस्तों आपको याद होगा तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192। दोस्तों तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण युद्ध मैं आपको बता रहा हूं, वो आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज का युद्ध। अगर आपसे पूछा जाए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ था? राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कमेंट करके बताएं कि चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। दोस्तों हमने कल की और परसों की क्लास में डिस्कस किया हुआ है इस सवाल को, आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो आपको मैंने बताया था 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 का है। इसको आप ध्यान में रखें। 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का। इसके द्वारा दोस्तों आर्टिकल 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा था? सॉरी दोस्तों कब हुआ था? 1976 में। और आर्टिकल दोस्तों आपका कौन सा था? आर्टिकल 51A सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये सब बातें आपको याद होंगी। और दोस्तों आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इनको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों ऑप्शन में देके रखा हुआ 73वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों आपको याद होगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका अधिनियम कब का है? 1992 का। लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए 74वां संविधान संशोधन है, ये किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित है। और 2 सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? कुल 29 विषय थे। और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय थे। ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ये तीनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? कुल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों 15वीं भाषा सिंधी, इसको कब जोड़ा गया? ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये सवाल महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन। और दोस्तों 3 भाषाओं को और जोड़ा जाता है। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इस ट्रिक को आप याद कर लें। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों 15 3 कितनी हो गई? 18 भाषाएं। फिर दोस्तों होता है 92वां संविधान संशोधन है और इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? बोडो, इनको आप लिख लें, बोडो डोंगरी, मैथिली,
बोडो, डोंगरी, मैथिली और एक लास्ट में है संथाली। संथाली, इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस प्रकार दोस्तों कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं हमारे संविधान में। अब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, भारत की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ये कौन से अनुच्छेद में है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मयूरभंज में स्थित खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए, सोने के लिए, एल्यूमिनियम के लिए? दोस्तों आपको बता दें, मयूरभंज में स्थित खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। तांबा, दोस्तों पूरे विश्व में कौन सा देश है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चिली। इसको आप लिख लें, आपकी परीक्षा में छपेगा सवाल। सोने के लिए दोस्तों आपको याद होगा कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF। आपने दोस्तों KGF पिक्चर देखी होगी। यानी कि दोस्तों कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किससे संबंधित है? सोने की खदानों से संबंधित है। दोस्तों एल्यूमिनियम किसका है? बॉक्साइड। एल्यूमिनियम किसका है? बॉक्साइड। अगर आपसे पूछ लिया जाए बॉक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया। पूरे विश्व में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है बॉक्साइड के उत्पादन में। इसको भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरे विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फैजेंडा कहते हैं, आपको याद होगा। पूरे विश्व में गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। ये गेहूं के मामले में पहले स्थान पर है। और पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अपना भारत। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, इनको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह, विष्णु, खिर्ज खां, बिंबिसार, कडफिसस। तो दोस्तों इस सवाल को हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? ये दोस्तों खिर्ज खां है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों खिर्ज खां, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1414 से 1421। 1414 से 1421 तक खिर्ज खां का शासनकाल रहा था। अगर आपसे पूछ ले सिंह विष्णु ये किस वंश के संस्थापक है? आपको मैंने नोट कराया था पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। बिंबिसार ये किसके हैं? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कडफिसस ये दोस्तों किसके हैं? कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक हैं। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक कौन है? तो मैंने आपको बताया था दंती दुर्ग। और चोल वंश ये भी महत्वपूर्ण है। चोल वंश इसके संस्थापक कौन है? विजयानन। विजयानन। ये सब सवाल आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए। 100% आपको नंबर दिलाएंगे सारे सवाल। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है इस क्लास को देख कर जाएँ। 100% 8 से 10 सवाल आपको हूबहू मिलने वाले हैं। और आज की क्लास के लास्ट में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूँ, उसके सुनकर जाइएगा। दोस्तों रेगुर मिट्टी को और क्या कहा जाता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो आपको ध्यान में रखना रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? इसको काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है तो आपको याद रखना है जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। इस सवाल को भी आपको नोट कर लेना है, सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रजिया सुल्तान का संबंध किस वंश से था? तुगलक वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता इस सवाल का आंसर किसी ने भी गलत किया होगा। रजिया सुल्तान किससे संबंधित थी? ये गुलाम वंश से संबंधित थी। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या याद रखना है? रजिया सुल्तान का कार्यकाल, इनका दोस्तों कार्यकाल कितना था? तो आपको याद रखना है 1500 दोस्तों कब से? 1236 से 1240। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लें। रजिया सुल्तान दोस्तों गद्दी पर कब बैठी? 1236। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1240 और इनका कार्यकाल दोस्तों 1236 से 1240 है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन देके रखें, इनके बारे में हम बात करेंगे। तुगलक वंश, इसके संस्थापक कौन थे? ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन थे दोस्तों? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। और दोस्तों इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1320 से
1325 तक, ये भी आपको नोट करना है। लोधी वंश, इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। ये दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक थे। और इनका दोस्तों कार्यकाल कब से कब तक रहा था, ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आपको याद रखना है। 1451 से 1489, 1451 से 1489, ये सवाल भी आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा सैयद वंश मैंने आपको बता दिया। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? दोस्तों मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था, हड़प्पा सभ्यता से आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएं, आपकी परीक्षा में फिर से रिपीट होगा सवाल। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण दोस्तों कहाँ से मिले थे? कालीबंगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चनहुदड़ों में दोस्तों क्या था? मनका बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना दोस्तों कहाँ मिले थे? चनहुदड़ों में। लोथल में दोस्तों क्या है? बंदरगाह लोथल गुजरात में, आपको याद होगा। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं मोहनजोदाड़ो, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका जवाब कमेंट कर आपको देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संविधान में बंधुत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों संविधान यानी कि दोस्तों कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है? ये परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड सवाल बन रहे हैं आपकी परीक्षाओं में। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस। तो आपको ध्यान में रखना है संविधान में जो बंधुत्व की अवधारणा है वो फ्रांस से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ ले अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया, तो आपको याद रखना मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और अमेरिका से दोस्तों एक चीज़ और ली गई है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई? ये भी अमेरिका से ही ली गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 61। और राष्ट्रपति की शपथ किसमें? शपथ आर्टिकल नंबर 60। ये दोनों सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपसे बात पूछिए ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। अगर आपसे पूछ लिया समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ब्रिटेन से क्या लिया गया? जल्दी से कमेंट कर आपको इसका जवाब बताना है। ब्रिटेन से दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से क्या चीज़ ली गई है? तब तक दोस्तों 1-2 फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड। इन सब सवालों को भी आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कर्क रेखा किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय। दोस्तों आपको याद रखना है कर्क रेखा किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? अरावली से। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कमेंट करके आप बताएं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको ध्यान में रखना है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको बताया भी है वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। अगर आपसे पूछे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ये दोनों सवाल भी आपसे कई बार पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये सवाल हमने परसों वाली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ये सवाल आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए मणिपुर से आपको क्या याद रखना है? कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर। लाई हरवा फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर। और मणिपुर दोस्तों इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? एन वीरेन सिंह। इसको भी आप नोट करें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान यानी कि भारत का एकमात्र नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? देहिंग पटकाई, असम। भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? असम है। इसको असम में देहिंग पटकाई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों 2 ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 53वां टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा है? और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको आप ध्यान में रखें। और 52वां कौन सा है? आपको याद होगा दोस्तों राजस्थान में स्थित है, बूंदी में स्थित है। कौन सा है? मैंने आपको कई बार नोट भी कराया है। जल्दी से बताएं कमेंट करके 52वां कौन सा है जो राजस्थान में स्थित है? राजस्थान के बूंदी में स्थित है। दोस्तों गुरु घासीदास ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़। ये सब आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मैंने आपसे पूछा है
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? बूंदी राजस्थान में स्थित है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, इसको आप ध्यान में रख लें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रजिया सुल्तान अपने भाइयों से श्रेष्ठ और अधिक शिक्षित थी, ये दोस्तों शब्द किसने कहे थे? बहराम शाह, अकरम शाह बलवन या मिनाज अल सिराज? ये सवाल कल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, अच्छे लेवल का सवाल है। दोस्तों रजिया सुल्तान अपने भाइयों से श्रेष्ठ और अधिक शिक्षित थी, ये दोस्तों बात मिनाज अल सिराज ने कही थी। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली सल्तनत आपकी परीक्षाओं में 2 से 3 सवाल यहां से बन रहे हैं। आप दिल्ली सल्तनत इसको पढ़कर जाएं, 1 से 2 सवाल आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण है बलवन। जैसे कि एक कल सवाल पूछा गया था कि रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? बलवन। अब बलवन का काल आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, तो आप लिख लें 1266 से 1287, 1266 से 1287 ये बलवन का कार्यकाल है, इसको आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लोकटक झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, इस पर हम टाइम खराब नहीं करने वाले। मणिपुर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। असम से दोस्तों आपको क्या याद रखना है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, और दोस्तों अंबुबाची का मेला, कामाख्या माता मंदिर, और दोस्तों बांचुआ फेस्टिवल, ये सब कहाँ संबंधित है? असम से संबंधित हैं। कर्नाटक में दोस्तों क्या है? कैगा, ये दोस्तों कहाँ पर कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। दोस्तों काकरापार कहाँ पर है? काकरापार परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? इसको आपको कमेंट कर बताना है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। और शिलोंग में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, इसको भी आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दें, जिसका भी एग्जाम आज है या दोस्तों कभी भी भविष्य में होने वाला है। 100% आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। और क्लास के अंत में जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ उसको आप सुनकर जाएं। अगर आपका भविष्य में कोई सा भी एग्जाम है तो आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास साबित होगी। दोस्तों आंध्र प्रदेश का एक बाधा द्वीप कौन सा है? भवानी द्वीप, होप द्वीप, लक्षद्वीप, बोर्नियो द्वीप। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, आंध्र प्रदेश का एकमात्र बाधा द्वीप कौन सा है? ये होप द्वीप है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया था आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा द्वीप, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये दोस्तों भवानी द्वीप है, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछे लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। और बोर्नियो द्वीप, अगर आपसे प्रश्न में पूछा है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। अगर यही आपसे पूछ लिया है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। विश्व में भी आपको याद रखना है और एशिया में भी आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चारों ऑप्शन ही दोस्तों गलत हैं। इसमें से दोस्तों सही ऑप्शन आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 आप बना लीजिएगा, अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 17। ये सवाल अब तक परीक्षा में 2 बार आ चुका है, यानी कि सवाल रिपीट होना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों इन सब सवालों को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें। जैसे कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 14 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनमें से दोस्तों आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24, ये दोनों आर्टिकल दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 से 35 के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल आते हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 32 से 35 ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाए ये उसकी स्वतंत्रता है। यानी कि आपसे सवाल में धार्मिक स्वतंत्रता बोले या अंतःकरण की स्वतंत्रता बोले, एक ही बात है। आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 से ये सब सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? ये सवाल कल भी पूछा गया था और दोस्तों आज भी पूछा गया, यानी कि सवाल आपकी परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, ताजमहल को यूनेस्को में दोस्तों कब शामिल किया गया था? 1983 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप नोट करें। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था 1983 में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हुई थी। एक तो हुआ था ताजमहल, और दोस्तों क्या हुआ था? आगरा का किला, आगरा का किला,
इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाएं, क्या थी? अजंता एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये दोस्तों कब शामिल हुई थी? 1983 में ही हुई थी। तो ताजमहल आपको याद रखना है, आगरा का किला याद रखना है, अजंता एलोरा की गुफाएं आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1993, इसमें दोस्तों क्या शामिल हुआ था? तो आपको याद रखना हुमायूं का मकबरा, इसमें क्या होता? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। और दोस्तों क्या हुआ था? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ये कब शामिल हुआ था? ये भी 1993 में शामिल हुआ था। 2017 में दोस्तों क्या शामिल हुआ था? अहमदाबाद। 2019 में जयपुर। ये दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद और ये जयपुर, ये 2017 और 19 में शामिल हुए थे। और 2021 में दोस्तों कौन सा मंदिर शामिल हुआ है? रमप्पा मंदिर। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर यानी कि दोस्तों कुल कितनी विश्व धरोहरें हैं? 40 विश्व धरोहरें हैं। 40वीं कौन सी है? धौलावीरा। और दोस्तों 39वीं कौन सी है? रमप्पा मंदिर तेलंगाना वाली। इन दोनों सवालों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, इटली। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो आपको ध्यान में रखना है ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। और कहां पर स्थित है? ये दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है। ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जो मैं आपको नोट कराने वाला हूं, इनको आप नोट कर लेना। 100% एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में दोस्तों आपको 3 से 4 ज्वालामुखी मैं आपको नोट कराऊंगा। सिनाबुंग, माउंट सिनाबुंग, माउंट सिनाबुंग कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया। और दोस्तों माउंट क्राकातोआ, माउंट क्राकातोआ ये कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया। माउंट मेरापी, माउंट मेरापी ये कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया। अब इटली से आपको दोस्तों क्या रखना है? विसुवस, विसुवस ज्वालामुखी, विसुवियस, विसुवियस, विसुवियस ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? इटली में स्थित है। और एटना, एटना ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? ये भी दोस्तों इटली में स्थित है। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ये ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। कहां पर? इक्वाडोर। इसको आप ध्यान में रखें। मोना लोआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोना लोआ ज्वालामुखी ये कहां पर स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। इसको भी आप लिख लें। ये जितने ज्वालामुखी मैंने आपको नोट कराए हैं इनको आप नोट करके रखना। एक ना एक सवाल आपको देखने को मिलेगा आगामी सारी परीक्षाओं में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अजंता की गुफा किस शहर के नज़दीक स्थित है? औरंगाबाद, संभाजी नगर, पंचगनी, बुरहानपुर। तो आपको दोस्तों याद रखना है अजंता की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? ये औरंगाबाद के नज़दीक है। ऐसा भी सवाल कल आपकी परीक्षा में पूछा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए औरंगाबाद, इसका नया नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर। इसको आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पर दोस्तों पंचगनी दे के रखा हुआ है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों 1 लाख से अधिक, 1 लाख से सॉरी दोस्तों 1 लाख से कम, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? पंचगनी, जो कि कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र। अगर आपसे सवाल पूछा जाए 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों पंचगनी, महाराष्ट्र। ये तो सबको पता है सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, लेकिन सवाल अगर आपसे कठिन करेगा तो ऐसे पूछेगा कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर पंचगनी, महाराष्ट्र। 1 लाख से अधिक सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? इंदौर। ये दोनों सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लें। अगला सवाल है बुरहानपुर। भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा है? बुरहानपुर, जो कि कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वर्ष 1973 में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ध्यान में रखना है ये चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। और किसके द्वारा हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये हुआ था 1985 में। इसको आप रीचेक कर लेंगे खुद से। ये दोस्तों नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए जा रहे थे उसका विरोध करने के लिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
अब दोस्तों यहाँ से ये पहली शिफ्ट के सवाल शुरू हो चुके हैं, यानी कि कल की पहली शिफ्ट में जो सवाल आपसे पूछे गए थे वो सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने कल की क्लास ना देखी हो पहली शिफ्ट वाली तो उसको देख लें। इन सारे सवालों का मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया है कल की क्लास में, और आप देख रहे होंगे आपके एनालिसिस से आपको कितनी हेल्प मिल रही है। आपको परीक्षा का पैटर्न पता लग रहा है कि परीक्षा वाला कैसे सवाल पूछ रहा है। दोस्तों 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, श्रीषा बांदला। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खिर्ज खां का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो मैंने आपको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग 1414 से 1421। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक कौन था, तो मैंने अभी आपको बताया बलबन। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इंसुलिन का श्रावण दोस्तों कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो हमने डिस्कस किया हुआ था बीटा कोशिकाएं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका ऐसे भी लिख के आ सकता है बीटा कोशिकाएं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों आपसे बच्चों ने बहुत बार कमेंट करके कहा है कि ये जो ऑप्शन हैं ये ऑप्शन में नहीं थे। अगर आपके ऑप्शन में 5 से 11 के बीच में, यानी कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया, अगर इनमें से कोई सा भी अगर ऑप्शन में आपके है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नागरिकता का जो अधिकार है 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में है। इसको आप ध्यान में रखें। अगर ये ऑप्शन नहीं थे तो कोई बात नहीं। अगर आपके ऑप्शन में 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इनमें से कोई सा भी ऑप्शन दे के रखा था तो वही आपका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। असम में स्थित कार्बी आंगलोंग पहाड़ी किसके अंतर्गत आती है, तो हमने डिस्कस किया था पूर्वी हिमालय पठार के अंतर्गत आती हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र में आता है, तो हमने डिस्कस किया था 28% भाग पठारी क्षेत्र में आता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों 43% भाग मैदानी क्षेत्र में आता है, 29% भाग ये पर्वतीय क्षेत्र में आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, लद्दाख, मासेराम, केरल, मथुरा। तो आपको ध्यान रखना भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासेराम, चेरापूंजी। आपको मैंने नोट कराया था। अगर आपसे पूछ लिया है भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जहां पर वर्षा सबसे कम होती है, मथुरा। इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन दोस्तों कल की शिफ्ट में एक सवाल और पूछा गया था कि मानसून के समय भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है। अब दोस्तों वहां पर तमिलनाडु भी दे के रखा था। कौन सा, तमिलनाडु। अब दोस्तों लद्दाख। अब आपको कमेंट कर ये बात बतानी है कि इसका आंसर तमिलनाडु सही होगा कि लद्दाख होगा। आपके ऑप्शन में क्या देके रखा था, इसका जवाब अब आपको बताना है। सवाल यूं पूछा गया था कि भारत में मानसून के समय सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है, या दोस्तों इसका आंसर गुजरात होगा। इनका जवाब अब आपको बताना है कमेंट कर। आपके ऑप्शन में दोस्तों क्या देके रखे थे इनमें से अब आपको पता होगा, क्योंकि इसका आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो हमने डिस्कस कर लिया था पुलकेशिन प्रथम। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी सवाल आपसे पूछे गए थे। जैसे कि ये देखिए, विजयनगर साम्राज्य किसके शासनकाल में सर्वाधिक साहित्य का विकास हुआ था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में सर्वाधिक साहित्य का विकास हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है राजा कृष्ण देव राय। आपका यही आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि तुगलक वंश के समय निम्नलिखित में से साहित्यकार कौन था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इब्न बतूता आपका सही आंसर होगा। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना था। कोविड-19 में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो आपको ध्यान रखना सेतु समुद्रम अभियान चलाया गया था। ये भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और एक सवाल दोस्तों पूछा गया था सुबह वाली शिफ्ट में, मैंने आपको बताया भी था। स्पूत का आकार किस प्रकार का होता है, ऐसा भी कुछ सवाल आपसे पूछा गया था, तो हमने डिस्कस किया था। अगर दोस्तों आपके ऑप्शन में गोलाकार या अर्ध गोलाकार देके रखा है तो यही आपका राइट आंसर होगा। ये कुछ सवाल थे जो 4 जुलाई 2023 में पूछे गए थे सभी शिफ्टों में। ये सारे सवाल कल की परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके रखा हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा। इसकी PDF विद आंसर की मैं वहाँ पर डेली अपडेट कर देता हूँ। और नंबर 2 जानकारी, आप दोस्तों भारतवर्ष में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर दोस्तों ये स्टैटिक जीके ये सब आता है,
तो जितनी क्लासेस मैं अभी डालने वाला हूँ, यानी कि दोस्तों एक ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाने वाला हूँ अभी कुछ दिनों के बाद। दोस्तों अब आप कमेंट कर आपको बताना है कि ये ब्रह्मास्त्र सीरीज चलनी चाहिए कि नहीं। अगर दोस्तों आपको CHSL, CGL या बिहार पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो वो सीरीज आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगी। आपको कमेंट करके बताना है कि ये सीरीज आपको चलानी चाहिए कि नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।